हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चों, एक बार पुनः आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल लर्निंग लाइव पर। आज मैं फिजिक्स बाय धर्मेंद्र सर आपके लिए लेकर के आया हूँ जनित्र, जिसे हम जनरेटर कहते हैं, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। शुरुआत करते हैं जनित्र। देखो, जनित्र को समझने से पहले आपने जनरेटर दैनिक जीवन में देखा होगा, ये किस प्रकार कार्य करता है। तो उसको समझने से पहले हमें दो कहानियों पर चिंतन करना होगा, या बोले दो वैज्ञानिकों के बारे में पढ़ना होगा। एक ओरस्टेड है, दूसरे फेराडे हैं। ओरस्टेड का प्रयोग इसलिए महत्वपूर्ण है, इन्होंने 1820 में एक प्रयोग किया था जिसे हम ओरस्टेड का प्रयोग कहते हैं। इन्होंने प्रयोग क्या किया था कि इन्होंने एक कुंडली ली और पास में एक चुंबकीय सुई रखी। उन्होंने देखा कि जब कुंडली में धारा प्रवाहित कर रहे हैं तो पास में रखी जो चुंबकीय सुई है वो विक्षेपित हो रही है। चूंकि हम जानते हैं कि चुंबकीय सुई जो है वो केवल चुंबकीय क्षेत्र में ही विक्षेपित होती है। उन्होंने आगे भी देखा कि यदि हम धारा का मान बढ़ा रहे हैं तो विक्षेप का मान बढ़ जाता है, और धारा की दिशा बदलने पर विक्षेप की दिशा बदल जाती है। इसके आधार पर उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके द्वारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिसे हम धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। मतलब ओरस्टेड का प्रयोग इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ओरस्टेड ने अपने प्रयोगों के द्वारा बता दिया था कि हम विद्युत धारा जो है उसके द्वारा चुंबक बना सकते हैं। मतलब विद्युत से चुंबक बनाने का जो कार्य है वह किया गया था ओरस्टेड के प्रयोग के द्वारा। आप समझ गए होंगे। एक बार और अपन सुन सकते हैं ओरस्टेड के प्रयोग को। अभी मैं सुना रहा हूं, आगे हम एक जब वीडियो और डिटेल में पहुंचेंगे तो हम इनके आधार पर चित्र के माध्यम से भी आपको सिखाया जाएगा। देखो, ओरस्टेड का प्रयोग है क्या। तो ओरस्टेड ने अपना प्रयोग किया था कि उन्होंने एक कुंडली ली और चुंबकीय सुई ली। उन्होंने देखा कि जब कुंडली में धारा प्रवाहित कर रहे हैं तो पास में रखी चुंबकीय सुई विक्षेपित हो रही है। धारा का मान बढ़ाने पर विक्षेप का मान बढ़ जाता है, और धारा की दिशा बदलने पर विक्षेप की दिशा बदल जाती है। चूंकि हम जानते हैं कि चुंबकीय सुई जो है वो केवल चुंबकीय क्षेत्र में ही विक्षेपित होती है। इसके आधार पर उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिसे धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। ओरस्टेड के प्रयोगों से हम अपनी भाषा में बोले तो हम विद्युत से चुंबक बना सकते हैं। अब ये बात जब माइकल फेराडे को पता चली कि विद्युत से चुंबक बनाया जा सकता है तो उन्होंने चिंतन किया था कि जब विद्युत से चुंबक बन सकती है तो चुंबक से भी विद्युत बन सकती है, क्योंकि ऊर्जा संरक्षण का नियम कहता है कि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। तो उन्होंने ठान लिया था और वे लगातार प्रयास करते रहे। 10 वर्षों के अथक प्रयास के बाद में 1831 में माइकल फेराडे ने एक ऐसी युक्ति का निर्माण कर दिया जिसकी सहायता से हम विद्युत से चुंबक जो है, जैसे उन्होंने बताया था कि विद्युत से चुंबक यदि ओरस्टेड ने बनाया है तो हम चुंबक से विद्युत भी बना सकते हैं। इसके लिए उन्होंने दो नियमों का भी प्रतिपादन किया, जिसे हम फेराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम कहते हैं। एक बार हम उनको सुनते हैं। फेराडे का जो दो नियम है जिन्हें हम प्रथम और द्वितीय नियम के नाम से भी जानते हैं। फेराडे का जो प्रथम नियम है वह बताता है कि जब किसी चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रख करके फ्लक्स में परिवर्तन कराया जाता है तो उस चालक में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। मतलब यह है कि यदि हम एक चालक कुंडली लें और पास में चुंबकीय सुई या चुंबकीय क्षेत्र ले, इन दोनों में से किसी एक को घुमाया जाए या आपेक्षिक इनकी गति कराई जाए तो फ्लक्स में जैसे ही परिवर्तन होगा तो उस जो कुंडली है उसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा, जिसे हम प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। ये जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है इसका अस्तित्व केवल तब तक ही रहेगा जब तक कि फ्लक्स में परिवर्तन कराया जाएगा। मतलब जब तक हम इसको घुमाएंगे तब तक ही विद्युत धारा उत्पन्न होगी। जैसे ही घुमाना बंद कर देंगे विद्युत धारा का उत्पन्न होना भी बंद हो जाएगा। द्वितीय नियम क्या है। द्वितीय नियम जो है वो पहले नियम की पुष्टि करता है। प्रथम नियम बता रहा है कि जब चुंबक और कुंडली के मध्य आपेक्षिक गति होगी तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा। अब द्वितीय नियम बताएगा कि प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण कितना रहेगा, कितना विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा।
तो द्वितीय नियम कहता है कि इस नियम के अनुसार प्रेरित विद्युत वाहक बल का जो मान है वह फ्लक्स में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। अर्थात अपन ये कह सकते हैं द्वितीय नियम के अनुसार कि जो विद्युत वाहक बल ई है वो समानुपाती होता है डी फाई बटे डी टी की, फ्लक्स में परिवर्तन की दर के समानुपाती है। यदि मैं अपनी भाषा में बोलूं तो यह है कि हम जितना अधिक फ्लक्स में परिवर्तन कराने में सफल होंगे विद्युत वाहक बल का मान उतना ही अधिक होगा। तो फैराडे की ही दिमाग की उपज है कि इन्होंने एक ऐसी युक्ति का निर्माण कर दिया जो चुंबक के द्वारा हम विद्युत उत्पादन कर सकते हैं, और विद्युत चुंबक के द्वारा उत्पादन करने के जो यंत्र है उसे हम कहते हैं जनित्र, जिसको आज हम बहुत ही गहराई से डिटेल में समझने वाले हैं। देखो जनित्र है क्या। सबसे पहले हम परिभाषा पर आते हैं कि जनित्र क्या है। तो हम जानते हैं जनित्र एक ऐसी युक्ति है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर सकती है या कर देती है। जनित्र क्या है तो बच्चों एक लाइन में आपको परिभाषा याद हो गई होगी कि जनित्र एक ऐसी युक्ति है या ऐसा उपकरण है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। अब हम जानते हैं कि कोई भी उपकरण है तो उसका हमेशा सिद्धांत किसी न किसी सिद्धांत पर कार्य करता है। तो जो जनित्र है वह फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत क्या है तो प्रथम नियम जो है वही सिद्धांत का कार्य करेगा। जैसे हम जानते हैं कि जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रख करके फ्लक्स में परिवर्तन कराया जाता है तो उस कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। ये फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम है। अब आपको मैं जनित्र से दिखाता हूं। जैसे कि आपने अधिकतर दैनिक जीवन में जनित्र देखा होगा। ये जनित्र जो है इसको हम जनरेटर बोलते हैं अपनी भाषा में, या अंग्रेजी में आंग्ल भाषा में इसको जनरेटर बोला जाएगा। तो ये जनित्र है। ये जो है ना, ये जो पीछे वाला हिस्सा है ना, ये जनित्र का हिस्सा ना होते हुए किसी भी भारी पंप का हिस्सा हो सकता है, क्योंकि ये जो कार्य करेगा इधर से, ये इसको अपन पंप सेट बोलते हैं। इसका कार्य सिर्फ उद्देश्य है कि ये जो हमारे पास लगा हुआ है अल्टरनेटर, इसको यांत्रिक ऊर्जा प्रदान करे, मतलब इसको घुमाने का कार्य करे। ये हमारे पास अल्टरनेटिंग भाग है जिसके अंदर जो है मतलब एक स्थायी चुंबक है, और स्थायी चुंबक के अंदर कुंडली को रख करके आर्मेचर बना करके फ्लक्स में परिवर्तन कराया जाता है, जिससे जो विद्युत वाहक बल आता है उसे हम एक बाहरी परपथ के द्वारा वायरिंग पॉइंट जो दिए गए हैं आपको दिख रहे होंगे, इनसे अपन बाहरी परपथ में ले लेते हैं। ये आपने बाहरी संरचना जनित्र की देखी होगी। ये मैं कुछ इंटरनल पार्ट ऑफ जनरेटर, जो जनित्र के आंतरिक भाग हैं, उनके बारे में चर्चा करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं ये जो है ना, इसको अपन शाफ्ट बोलते हैं। शाफ्ट जो है उसको अपन क्या है कि धुरी भी बोल सकते हैं। इस पर क्या है किसी यंत्र से, जैसे अपन इसमें देखें तो ये हमारे पास शाफ्ट है जो कि पंप सेट के माध्यम से जोड़ी गई है और इसके माध्यम से इसको घुमाया जा रहा है। तो इसी प्रकार शाफ्ट पर अपन पुली चढ़ा करके किसी ट्रैक्टर के द्वारा, किसी पंप के द्वारा इसको घुमाने का कार्य करते हैं। इसमें जनित्र में दो बेरिंग रहती हैं। एक जो ये जो बेरिंग है ये जो शाफ्ट के ऊपर लगी हुई है जिससे घूमना आसान होता है। साथ में इसके कूलिंग के लिए फैन भी लगाया गया है। ये जो हमारे पास है फैन है, ये जो फैन है ना ये कूलिंग का कार्य करता है। जैसे कि हम जानते हैं कि जनित्र के अंदर जो कुंडलियां होंगी, उन कुंडलियों में जैसे ही धारा उत्पन्न होगी या धारा प्रेरित होगी तो ये कुंडलियां जूल के नियम के अनुसार गर्म होकर के ऊष्मा देने लगेगी, और अत्यधिक ऊष्मा उत्पन्न होने पर जलने का भय रहता है। अतः ऊष्मा के कारण ठंडा करने के लिए इसमें फैन बॉक्स लगाया जाता है। इसको जब बाहरी कवर में देखते हैं तो ये फैन बॉक्स में कुछ छिद्र भी रहते हैं जिन्हें हम डक्ट बोलते हैं। इन डक्टों के माध्यम से जो हवा होती है, प्राकृतिक वायु, फैन के माध्यम से इनको शोषित की जाती है और कुंडली को ठंडा रखा जाता है। प्रत्येक जनित्र में एक नेम प्लेट अवश्य होती है। इस नेम प्लेट पर जनित्र की क्षमता एवं बनाने वाले कंपनी प्रोडक्ट का नाम रखा जाता है। जैसे कि ये जनित्र है तो इसमें ये जो लगाया गया है ये यहाँ पर नेम प्लेट है, ये जो बताएगा कि कितने केवीए क्षमता का हमारे पास जनित्र है, कितने फेज का जनित्र है। यहाँ पर ये दिखाया भी गया है। जैसे ए बी जो एसी पावर सेंसिंग मेन जनरेटर है, 2 या 3 फेज सेंसिंग करेगा ये। तो हमें पता चल रहा है कि ये जो जनित्र है एसी जनित्र है, मतलब प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न करने वाला जनित्र है जो 2 फेज या 3 फेज सप्लाई आपको प्रदान करेगा। ये जो है ये एक्साइटर है, एक्साइटिंग रोटर है। एक्साइटर रोटर का जो कार्य है वो डीसी जनित्र में किया जाता है, जनित्र को सेल्फ स्टार्ट करने के लिए।
एक्साइटर के रूप में हमेशा हम डीसी वोल्टेज का प्रयोग करते हैं। एक्साइटर के आप समझ गए होंगे, एक्साइटर का प्रयोग जो है वो केवल और केवल क्या है कि जनरेटर को एक्साइट करना, मतलब चालू करने का कार्य रहता है। ये यहाँ पर जो लगाए गए हैं वो रेक्टिफायर लगाए गए हैं। रेक्टिफायर का कार्य क्या है? जैसे रेक्टिफायर का मतलब होता है रेक्टिफिकेशन करना। जैसे ही धारा प्रवाहित हो रही है तो धारा जो है वो दिष्ट धारा है या प्रत्यावर्ती धारा है। यदि प्रत्यावर्ती धारा है तो उसको दिष्ट धारा में बदलने के लिए, एक दिशीय धारा बनाने के लिए रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है। ये जो बाहरी भाग है, यहाँ पर अपन जो आगे देखेंगे आंतरिक भागों में, यहाँ पर स्लिप रिंग और ब्रुश लगे रहते हैं। स्लिप रिंग का कार्य है कि जैसे आर्मेचर जो है उससे धारा जो है वो ब्रुशों तक पहुंचाई जाएगी स्लिप रिंग के द्वारा। और ब्रुश जो होते हैं वो हमेशा कार्बन के बनाए जाते हैं। इन कार्बन के ब्रुशों के द्वारा ही धारा बाहरी परपथ में प्रवाहित की जाती है। तो बच्चों ये थे जनरेटर के आंतरिक पार्ट, इंटरनल पार्ट ऑफ जनरेटर। ये आपने बाहरी संरचना जनरेटर की देखी होगी। अब हम चर्चा करेंगे जनरेटर की कार्यविधि पर। जनरेटर किस प्रकार कार्य करता है? हम जब 10th 12th के लिए जब पढ़ते हैं तो यहाँ पर हमने दो चित्रों के माध्यम से आपको जनरेटर की शैली को समझाने का प्रयास किया है। जैसे ये हमारे पास चित्र ए है, यहाँ से हम क्या है मुख्य भाग भी समझेंगे कि कोई जो जनरेटर होता है उसके कौन कौन से मुख्य भाग होते हैं। जैसा कि हम जानते हैं यहाँ पर NS जो है इसको अपन स्थायी चुंबक या क्षेत्र चुंबक कहते हैं। क्षेत्र चुंबक हमारे पास जो है वो क्या है, N और S है। आप इसमें चित्र में देख भी रहे होंगे क्षेत्र चुंबक को, मैं यहाँ लिखते भी जा रहा हूं इनके नाम। क्षेत्र चुंबक हमारे पास जो है वो क्या है, NS। देखो यह एक स्थायी नल चुंबक है जिसके दो ध्रुवखंड कटे रहते हैं और दोनों ध्रुवखंडों के बीच में आर्मेचर को रखा जाता है जिसे किसी धुरी के माध्यम से घुमाते हैं। दूसरा हम बात करेंगे मुख्य भाग में, तो हमारे पास आर्मेचर है। आर्मेचर जो है उसको अपन नाम दिया है ABCD। चित्र में आर्मेचर क्या है, ABCD। देखो आप जो देख पा रहे हैं जैसे ABCD आर्मेचर है। आर्मेचर किस प्रकार बनाया जाता है? तो हम जानते हैं कि नरम लोहे के फ्रेम पर तांबे के विद्युत रोधी तारों को लपेट करके कुंडली बनाई जाती है, जिस कुंडली को आर्मेचर के जो खांचे हैं जिन्हें अपन डक्ट कहते हैं, डक्टों के बीच में रखा जाता है और आर्मेचर को किसी बाहरी यंत्र के माध्यम से चुंबकीय क्षेत्र के बीच में ही घुमाया जाता है जिससे फ्लक्स में परिवर्तन हो सके। दूसरा यहाँ पे हम देख रहे हैं S1 S2। S1 S2 जो है वो स्लिप है। ये जो स्लिप S1 S2 का कार्य क्या है? हम जानते हैं कि आर्मेचर के द्वारा जो आर्मेचर की कुंडली है, कुंडली के जो सिरे होते हैं वो स्लिप जो है हमारे पास स्लिप S1 और S2 से जुड़े रहते हैं। इनका कार्य रहता है कि आर्मेचर में प्रेरित धारा को स्लिप जो है वहां तक पहुंचाई जाएंगी और स्लिप जो होती हैं वो आर्मेचर की धुरी के साथ स्थिर रहती हैं तथा इसी के साथ लगातार घूमती रहती हैं। जो स्लिप है इनका संबंध होता है ब्रुश B1 और B2 से। ब्रुशों का जो कार्य होता है वो स्लिपों के माध्यम से, जैसी धारा है तो इस धारा को बाहरी परपथ में भेजने का कार्य करते हैं। ब्रुश ब्रुश कार्बन के बने रहते हैं। ये जो स्लिप है इनको लगातार छूते रहते हैं और केवल बाहरी परपथ में धारा जो होगी वो ब्रुशों के माध्यम से प्रवाहित होगी। आगे हम जानते हैं आर, यहाँ पर एक बाहरी प्रतिरोध जोड़ा गया है। जैसे कि मान के चले हमारे पास प्रेरित धारा उत्पन्न हुई है और यदि प्रेरित धारा उत्पन्न होगी तो हमारा उपकरण कार्य करने लगेगा, क्योंकि हम धारा के बारे में जानते हैं कि धारा को ना तो देखा जा सकता है और ना ही छुआ जा सकता है, सिर्फ इसके प्रभावों को अनुभव किया जा सकता है। इसलिए हम यहाँ पर मान के चलते हमने एक बल्ब लगा दिया है। यदि बल्ब जलेगा तो उसके प्रभाव से हमें पता चल जाएगा कि हमारे जनरेटर ने विद्युत धारा प्रेरित की है, अर्थात परपथ में धारा प्रवाहित हो रही है। अब सुनते हैं यही भाग चित्र बी में भी यही सब महत्वपूर्ण भाग हैं। एक बार और सुना कौन कौन से मुख्य भाग हैं। एक जनरेटर में क्षेत्र चुंबक NS होता है, दूसरा आर्मेचर होता है ABCD, तीसरा अपन जानते हैं स्लिप होते हैं S1 और S2 जिसे अपन स्लिप रिंग भी बोलते हैं, अगला ब्रुश होते हैं B1 और B2। अब हम जानते हैं कार्यविधि समझते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि जब आर्मेचर ABCD को चुंबकीय क्षेत्र में रख करके फ्लक्स में परिवर्तन कराया जाएगा तो फेराडे के नियम के अनुसार इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा। अपन ये मान के चलते हैं कि माना कि प्रारंभ में आर्मेचर की दिशा ABCD है। आप चित्र में देख रहे होंगे भुजा AB ऊपर की ओर है और CD जो है वो नीचे की ओर है। ये जो तीर का चिन्ह है दिशा को प्रदर्शित कर रहा है।
भुजा ए बी ऊपर की ओर है, सी डी नीचे की ओर है। इस स्थिति में हम देख रहे हैं कि सर्पी वलय जो है, स्लिप को दूसरा जो नाम दिया गया है वो यहाँ पे क्या होगा, सर्पी वलय। सर्पी वलय S1 और S2 जो है इनका संबंध देखें तो हम देखेंगे सर्पी वलय S1 का संबंध पुरुष B1 से है और सर्पी वलय S2 का संबंध पुरुष B2 से होगा, जिससे परपथ में धारा पुरुष B1 से B2 की ओर प्रवाहित होने लगेगी। अब होगा क्या कि आधे चक्र के पश्चात जो आर्मेचर है, आर्मेचर की दिशा परिवर्तित हो जाएगी। दिशा कैसे परिवर्तित होगी, जहां पे अपन मान के चलते हैं जैसे मेरी हथेली है, प्रेजेंट में आर्मेचर है, ये चुंबकीय क्षेत्र में रखी हुई है। अब आधा चक्र घूमने के बाद में हथेली ऐसे हो जाएगी, तो जिधर मेरा अंगूठा मान के चलते हैं उत्तरी ध्रुव में था, वो अंगूठा दक्षिणी ध्रुव की साइड पहुंच गया। तो ऐसे ही आर्मेचर की दिशा बदल गई। इस बार क्या हुआ कि दिशा क्या हो गई, DCBA हो गई। जैसे हम देख रहे हैं पहले दिशा थी ABCD, मतलब भुजा AB ऊपर की ओर, CD नीचे की ओर। अब क्या हो गई कि भुजा DC ऊपर की ओर हो गई और भुजा जो BA है वो क्या है, नीचे की ओर है। तो इस प्रकार हम देखें आर्मेचर की दिशा बदल जाती है। जब आर्मेचर की दिशा बदलेगी तो हम जानते हैं सर्पी वलय आर्मेचर के साथ स्थिर रहते हैं, अर्थात सर्पी वलय भी घूम जाएंगे। सर्पी वलय किस प्रकार घूमेंगे कि पहले हमने देखा था कि ब्रुश B1 के साथ सर्पी वलय S1 और ब्रुश B2 के साथ सर्पी वलय S2 जुड़ा था। इस बार क्या हुआ कि ब्रुश B1 के साथ सर्पी वलय S2 आ गया और ब्रुश B2 के साथ पहुंच गया सर्पी वलय S1। लेकिन धारा की दिशा परिवर्तित हुई है और पुनः धारा जो है वो B1 से B2 की ओर प्रवाहित होने लगी। तो इस प्रकार हम देखते हैं पुनः आधे चक्र के बाद पुनः आर्मेचर की दिशा बदल जाएगी और लगातार आर्मेचर की दिशा बदलने से फ्लक्स में परिवर्तन होता जाएगा और जनित्र में लगातार प्रेरित विद्युत वाहक बल प्रवाहित होता जाएगा। ये थी बच्चों जनित्र की कार्यविधि। इस प्रकार आज ये मैं छोटा सा ही टॉपिक जनित्र को लेकर के आया हूं। आगे जो क्लास है आप लगातार बने रहिए। आशा करते हैं जनित्र जो है आपकी लगभग पूरी समझ में आया होगा। इससे संबंधित कोई भी प्रश्न निकलता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। जय हिंद, जय भारत।